हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं विद्युत से संबंधित क्वेश्चन, जिसका आज पार्ट 2 है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, धारा विद्युत आवेश रहते हैं। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई तार है उसमें धारा बह रहा है तो उसमें आवेश किस अवस्था में रहते हैं, गति अवस्था में रहते हैं या विरामावस्था में रहते हैं या दोनों अवस्था में रहते हैं। तो हमको जब हम जानते हैं कि जब किसी तार में जो है वो धारा प्रवाह हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, आवेश आता है, उसी को आवेश कहते हैं। तो वो जो होता है वो गति अवस्था में होता है। अतः विकल्प नंबर आ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। ठीक है, कहने का सजातीय का मतलब होता है कि समान। ठीक है, अगर ये प्लस है ये भी प्लस रहेगा। ठीक है, अगर पहला माइनस है तो दूसरा चार्ज भी क्या होगा, माइनस। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सजातीय आवेश हैं। ठीक, तो हमेशा, ठीक है, हमेशा जो है वो दो सजातीय आवेशों के बीच में हमेशा कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, और अगर विपरीत रहेंगे तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक, जैसे जब हम चुम्बक को, ठीक है, जब चुम्बक टूट जाए तो अगर उस पार्ट को लेकर आते हैं तो क्या होता है, चमक जाता है। परंतु जब हम उसी चुम्बक को घुमा के सटाते हैं तो क्या होता है, वो चमकता नहीं है। वो क्या होता है, उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है और वो क्या होता है, दूर जाता है। तो यही बात है कि जो होता है कि क्या, अगर दो सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच में हमेशा और हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि दो विजातीय आवेश हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक, आगे चलते हैं। बोला क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, हाँ, नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या आ और बा दोनों। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आवेशन प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लेते हैं कोई परमाणु अगर यहाँ पे है, ठीक है, और हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है, ये उदासीन होता है। अगर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि आवेशन प्रक्रिया में कौन भाग ले रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, समान है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। तो इसी कारण कितना होता है, एक प्रोटॉन अधिक है तो यहाँ पे कितना आ जाता है, एक धन आवेश आ जाता है। ठीक, तो आवेशन प्रक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ना कि प्रोटॉन। तो इसका विकल्प नंबर बात सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कूलाम के नियम में के को क्या कहते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर दो आवेश हैं उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उनके मानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रम स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पे Q1 और यहाँ है Q2, ये आपस में r दूरी पे हैं। ठीक, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ये Q1 Q2 के क्या होता है, समानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक, तो यहाँ से हम जानते हैं कि F बराबर क्या आता है, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो यहाँ से K जो है वो क्या है, समानुपाती नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है, समानुपाती नियतांक। अतः विकल्प नंबर बा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर दो वस्तु हैं उनको रगड़ रहे हैं तो एक पे क्या होगा, एक जो है इसमें से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। त्याग करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। ठीक है, तो बोल रहा है कि उस पर जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज आएगा। ठीक है, हम जानते हैं परमाणु जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। ठीक, तो विकल्प नंबर आ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो वस्तु के रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हो जाता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर दो परमाणु को रगड़ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश। क्यों ऋण आवेश आएगा, क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड अगर सामान्य रूप से धनावेशित और ऋण आवेशित हो जाता है तो इसे कहा जाता है। ठीक,
तो इसको आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप से क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश, ठीक है, स्थिर विद्युत आवेश में क्या होता है कि जो पूछ रहा आवेश वो गति अवस्था में होगा, वो विरामावस्था में होगा या दोनों अवस्था में होगा? तो वो जो होगा वो विरामावस्था में होता है। ठीक है, अगर यही बोलता है धारा विद्युत में आवेश तो वो गति अवस्था में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते वो कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ, ठीक, ऐसे पदार्थ जिनमें हम विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे विद्युत चालक कहते हैं। ठीक, उसको हम विद्युत चालक कहते हैं। और विद्युत रोधी क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें क्या होता है? धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, जैसे लकड़ी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लकड़ी में विद्युत, जो सूखी लकड़ी होती है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये विद्युत रोधी पदार्थ है। और अर्ध विद्युत क्या होता है? जब हम कोई पदार्थ, ठीक है, विद्युत चालक और विद्युत रोधी को मिला के, ठीक है, बनाते हैं तो उसको अर्धचालक कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। विजातीय आवेशों के बीच में किस प्रकार का बल लगता है? ठीक, अभी हमने बताया था कि अगर दो सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर यही विजातीय है, मतलब एक माइनस में है और दूसरा किस में है? प्लस में, तो इसके बीच में कौन सा लगता है? आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है उसे विद्युत का चालक कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जो पदार्थ घर्षण से आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि जो पदार्थ आसानी से क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स का मतलब जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया या और कुछ हो गया, ठीक है, तो ऐसा कौन सा सेल है कि जो लगातार विद्युत धारा हमको देता रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टीय सेल। ठीक है, वोल्टीय सेल जो होता है वो लगातार जो है धारा का प्रवाह कंटिन्यू देता रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, ठीक है, बोला है किसी भी दिशा में ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर या फिर धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो प्रोटॉनों की बहने की दिशा मानी जाती है। ठीक, तो प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलता है, अतः विद्युत धारा की दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होगी। ठीक है, तो अतः विकल्प नंबर 7 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं? ठीक, उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब विद्युत धारा क्या होता है? ठीक है, एक फार्मूला हम जानते हैं Q बराबर IT। ठीक, तो यहाँ से विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। ठीक, तो यहाँ पे बोला है कि T का मान 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे 1 रख दी तो I बराबर क्या हो गया? Q। तो वही बोला है कि एकांक समय यानी समय का मान अगर 1 कर दिया जाए तो जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो किसके बराबर हो गया? धारा के बराबर हो गया। ठीक, तो इसको हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर आ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आवेश का मात्रक होता है, ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विकल्प नंबर ड सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। किसी तार में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? ठीक, आई का मान दिया हुआ है 1 एम्पीयर। ठीक, और हम जानते हैं फार्मूला Q बराबर क्या होता है? NE। ठीक, तो हमसे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी N का मान पूछा है, कब? और एक फार्मूला होता है Q बराबर IT, तो IT बराबर हो जाएगा NE। ठीक,
आई का मान 1, कितने समय में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये 1 × 1 बराबर n, और ई का मान कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये आ जाएगा भाग करने पे 6.25 × 10⁻, ठीक है, 6.25 × 10⁻+ 18 आ जाएगा, ठीक है, n का मान। तो विकल्प नंबर आ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी भी विद्युत लैंप तंतु में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश दे रहा है तो प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई जो है वो 0.4 एम्पियर है, ठीक, और टी का मान जो दिया वो 3 घंटे, 3 घंटे मतलब 3 × 60 मिनट × 60 सेकेंड, ठीक है। तो 3 × 6 = 36, 36 हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 1 10, ठीक है, 10 800 क्या हो जाएगा हमारा, ये सेकंड हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितना आवेश जाएगा, ठीक। तो Q बराबर I × T, तो I का मान 0.4 × 10 800, ठीक है। यहाँ से गुणा करेंगे तो, ठीक है, तो यह आ जाएगा 4320 कूलाम, ठीक है। तो विकल्प नंबर 7 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार क्या सत्य है, ठीक। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I × R, ठीक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, I बराबर V/R, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, IR। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओम के नियम में अचर राशि है, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है कि V समानुपाती I, ठीक। इसमें क्या होता है कि अचर का मतलब क्या होता है कि जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि धारा का मान भी बदल सकता है, टेम्परेचर का मान भी बदल सकता है, और आर का मान भी बदल सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो अचर नहीं है, ठीक। अगर हम तारा बदल देंगे तो प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, और उसमें उत्पन्न जो है उसका भी मान बदल जाएगा, और धारा का मान भी बदल जाएगा, ठीक। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो अचर नहीं है। आगे चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा विभवांतर के बीच में खींचा गया वक्र आरेख क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि V समानुपाती क्या होता है I, ओम के नियम के अनुसार। अब अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, V और I में, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे धारा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे विभवांतर का मान, देखो यहाँ पे इतना था, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक। अभी हमने बताया था V बराबर क्या होता है, I × R, तो ये विकल्प नंबर बा में सही है, ठीक। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक। और ये एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये धारा का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है या विभवांतर, ठीक है। कूलाम किसका मात्रक होता है, ये आवेश का मात्रक होता है, ठीक। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है, ठीक। हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, V × I, ठीक। और I बराबर क्या होता है, V/R। तो यहाँ से V² R हो जाएगा क्या, शक्ति निरूपण, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि I और R के टर्म में दिया हुआ, ठीक है। या फिर अब देखिए P बराबर VI होता है, और V बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। तो यहाँ से P बराबर I × R × I, तो ये I² × R हो जाएगा, ठीक, P बराबर। तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब शक्ति के हमारे पास बहुत से फार्मूले हैं, ठीक है। अगर हम P बराबर VI होता है, ठीक है। अब इसको हम प्रतिरोध के टर्म में भी निकाल सकते हैं, या फिर धारा और प्रतिरोध के टर्म में निकाल सकते हैं, या फिर प्रतिरोध और वोल्ट के टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धारा और प्रतिरोध के बीच में संबंध दिया हुआ है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी पीछे बताया था हमने कि जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है,
ठीक। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वो विभव का मात्रक होता है। और कूलाम किसका मात्रक होता है? ये आवेश का मात्रक होता है। ठीक, आगे चलते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? ठीक, तो वो जो होता है वो किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। आगे चलते हैं। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? वो कार्बन का बना होता है। ठीक, जो शुष्क सेल होता है उसमें दो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड, यानी एक होता है धन इलेक्ट्रोड, एक होता है ऋण इलेक्ट्रोड। तो जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है। ठीक, आगे चलते हैं। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक, हम जानते हैं क्योंकि टंगस्टन जो है इसका गलनांक कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तब भी ये पिघलता नहीं है, क्योंकि इसका गलनांक ठीक है 3380। ठीक है, हम देख रहे हैं कि लगभग यही करीब में, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 1 वाट किसके तुल्य है? ठीक है, वाट किसका मात्रक? शक्ति। और हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। ठीक, आई अगर V का मान 1 हो गया और I का मान 1 हो गया तो ये क्या आ जाएगा? 1 V इंटू ए। ठीक, तो जो होगा शक्ति यानी 1 वाट जो होगा वो किसके तुल्य होगा? वो 1 वोल्ट इंटू एम्पियर के बराबर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला 1 मिली एम्पियर कितना होता है? ठीक है, हम जानते हैं कि 1 मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, अब वो चाहे सेकंड हो, चाहे लीटर हो, या कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे एम्पियर की बात किया हुआ, तो 1 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। ठीक, तो विकल्प नंबर आ सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।